हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो हीरा लाल। हीरा लाल, अच्छा, हीरा लाल, गुड इवनिंग। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है वो हमारी प्रिपरेशन चल रही थी किसकी, एल्काइल हैलाइड की, यानी एराइल हैलाइड का बनाना, कि कैसे उनको बनाया जाता है। और मैंने आपको 2-3 रिएक्शन जो है वो करवा दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड खत्म हो गई है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रिपरेशन को कराते समय, कुछ रिएक्शन को करवाते समय ये पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। तो भाई मैकेनिज्म समझाने के लिए आज मैं छोटी सी कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा। और आज का जो पार्ट रहेगा, मैं ये मान के चलता हूं 200% कि चाहे न्यू बच्चा हो और चाहे ओल्ड बच्चा हो, 100% उसके अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊं। मैंने 2-3 दिन की मतलब क्लास अदर बैच की मैंने कैंसिल करी थी। तो ज्यादा एक्साइटमेंट में तो मत रहना कि एकदम कूद कूद के पढ़ाएंगे। ठीक है, हवाबाजी करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है। और हाँ, जो भी चीज आपके अंदर जाएगी वो समझो कि तुम्हें दोबारा भी ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटेड बात है तुम्हारे भाई की, एकदम क्लियर। जो चीज तुम्हारे अंदर पहुंचेगी वो परमानेंट याद हो जाएगी, आपको रटने की, याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब बात यह है कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज का टॉपिक है, कुछ रिएक्शन को करवाने से पहले एक मैकेनिज्म होता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। छुट्टी नहीं करूंगा, मुक्का मार दूंगा मुंह पे भी तेरे। ठीक, कदा कहीं का, मेरी पावर याद दिला रहा है। देखो भाई, सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SN रिएक्शन क्या होती है। SN रिएक्शन क्या होती है, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो अगर मैं पूरी इसकी फॉर्म की बात करूं कि पूरा नाम क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, ये बहुत ही मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, ये जीवन का सत्य है। ठीक है, जीवन का सत्य है, और जीवन का सत्य जिस प्रकार समझाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझना है। अब जरा देखो भाई, होता क्या है कि मेरे पास कोई ना कोई एक R होगा कंपाउंड। ठीक है, और एक होगा मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप। हो सकता है कि वो हेलोजन हो सकता है वो OH ग्रुप हो सकता है वो कोई भी ग्रुप हो। राइट, अबे लो आवाज नहीं है। हाँ, अब आपको समझना है बेटा, होता क्या है जीवन में, जब तुम उसके साथ रहते हो, वो तुम्हारे साथ रहती है, तो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और वो तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कोई नहीं होता। ठीक है, अब हुआ क्या हमारे पास कि अगर तुमसे देखो, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और भाई ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब भाई ये होगा क्या कि ये इस R पे अटैक कर सकता है, और भाई कहीं ना कहीं R के साथ अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और X नेगेटिव भी बेटा हमारे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और ये भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। दोनों की दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। क्या हम कहेंगे कि दोनों को ही हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, क्या हम दोनों को ही न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्या? बताइए भाई। आप कहोगे यस सर, आपने हमें न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी भाई? बिल्कुल कह सकते हैं। अब फर्क क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, यह समझ लेना बेटा ये तुम हो, ठीक है, और ये वो है, और ये कोई और है। ठीक है, अब जब तक ये नहीं था, जब तक तुम और वो थे, तो मेरा कितना अच्छा मतलब दोस्त है, मैं तो तुम्हारे साथ पेपर देने जाऊंगी, मैं पराठे खाने जाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगी। बात समझ रहे हो? मतलब अभी भाई साहब एकदम खुश है, और तुम भी, हाँ कितनी बढ़िया, मेरा तो पहले भी कटा था, अब भी कटेगा, लेकिन चलो अब तुम बड़ी अच्छी आई हो तो मेरा काटोगी नहीं। ठीक है, तो बड़े खुश रह रहे थे ये दोनों। अब हुआ क्या, अब जरा देखो, इधर से एक न्यूक्लियोफाइल आया। अगर न्यूक्लियोफाइल तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ,
ठीक है, दिखने में तुमसे अच्छा हुआ, अट्रैक्टिव तुमसे ज्यादा हुआ, पावरफुल तुमसे ज्यादा हुआ, तो भाई साहब तुम क्या करोगे, अबे यार ये अपना काट ना दे, ठीक है, ये सोचोगे। और वो वैसे तो एकदम नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर देखेगी अच्छा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है इससे, इस नालायक से, समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई साहब यहां पर मतलब एकदम से एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है और ये पहले वाला मेरा बेकार, चलो मैं लात मारती हूं, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया बेटा, तुम अलग हो गए, ये तुम हो, ये वो है, और ठीक है, और ये कोई और है, और कोई, ठीक है, और कोई। अब होना क्या है, जरूरी है उसका आपसे स्ट्रॉन्ग होना। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो आपसे वीक हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, और ठीक है, और आर ग्रुप भी कहेगा तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तो उसकी तरफ देखता और देखती भी नहीं हूं, है ना, वो तो भले ही कुछ भी, अगर ये वीक होता तो ये ध्यान भी नहीं देती इसकी तरफ। लेकिन अब भाई साहब क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो भाई क्या कर देगा, ये स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को हमेशा सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, स्थान परिवर्तन कर देगा, और स्थान परिवर्तन को हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और केमिस्ट्री में अब समझ जाओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई तो ये उसका तरीका होता है, मतलब बेसिकली क्या आप लोगों ने इस स्लाइड में लिखी हुई हर बात लिख ली, बोलिए भाई फटाफट। बेटा ये पढ़ा ही रहा हूं मैं, टेंशन मत ले, मैं पढ़ा ही रहा हूं, आप टेंशन ना लो, मैं क्या करूं यार, केमिस्ट्री ऐसी है, फंटेस्टिक सब्जेक्ट, ठीक है। अब नोट कर लिया आपने। अब बात यह आती है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं, तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास क्या बेटा, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, यानी हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सर ने आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते हुए उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूर पढ़ाया होगा, ठीक है। तो जरा देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, 1 होगा, इसीलिए इनको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। अब जरा देखो भाई, और दूसरी मेरे पास क्या होगी, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। लेकिन जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा 2, बात क्लियर हो गई। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो भाई अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या होता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल को कैसे पता लगेगा कि कोई मेरा इंतजार कर रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब ये रिएक्शन होंगी तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट जरूर चाहिए हमें, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है। ध्यान से देखना मेरी छोटी सी बात, ठीक है, मेरी छोटी सी बात समझने की कोशिश करना बेटा। अब होता क्या है कि जो सॉल्वेंट होते हैं ना, सॉल्वेंट, वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को अपनी मोटी बुद्धि का प्रयोग करना है। एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट, और एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एक होंगे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप लोगों को अपना अपना दिमाग लगाना है। और देखो भाई, जो SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने आएगा R और X के साथ, तो भाई 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है।
या तो हमें पता है कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से आपके पास X की तरफ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पोल होते हैं बेटा, जैसे वाटर हो गया उसके अंदर पोल होंगे। तो पोल क्या करते हैं, इन पार्शियल नेगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव वाले पोल आ जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव वालों के पास नेगेटिव पोल आ जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा दो इंसान हैं, आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, जो भी है, उनको हमें अलग अलग करना है। तो भाई अलग अलग कैसे करोगे, जब तक कोई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो कि यहां पर एक इंसान है और यहां पर मैं हूं, ठीक है, हम दोनों के आसपास कोई भी नहीं है जिससे हम अट्रैक्ट हो सकें, ना तो मैं किसी और की तरफ देखता और ना वो किसी और की तरफ देखती, ठीक है, सिर्फ हम दोनों आपस में ही हैं, तो हम कहते हैं बड़ा स्टेबल है भाई, कोई दिक्कत वाली जिंदगी है नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन समझिए, अगर मैं और वो हैं और मेरे आसपास कोई यहां पर मेरे दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, मान लो दोस्त आ जाते हैं, तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं दोस्तों की तरफ भी जाएगा, अब इसकी तरफ मेरा ध्यान कम जाएगा। तो मैंने कहा हो भाई राजवंत कैसा है, और सब, और तुम्हारे वाले कैसे हैं, तुम्हारे भी दोस्त कैसे हैं। अब भाई क्या हुआ कि जरा समझिएगा, अब मैं यहां पर जो एक्स नेगेटिव हूं, सपोज करिए मैं एक्स नेगेटिव हूं और मुझे कोई अट्रैक्ट करने वाला आ गया, तो मेरी मुंडी ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, और जैसे ही मेरी मुंडी उधर घूमी तो बेटा यहां पर अब डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सेम टू सेम उसके ऊपर ऐसा होगा कि वो पूरा ध्यान मेरे ऊपर दे रहा है, ठीक है, मेरा दोस्त जो भी है या दे रही है, ठीक है, पूरा ध्यान मेरे ऊपर दे रही है। अगर उसके कोई अपोजिट इंटरेक्शन का कोई बंदा आ जाए, उसका दोस्त आ जाए, तो वो फिर ऐसे देखेगी, तो हम दोनों क्या होंगे, इधर उधर देखेंगे, जो हमारे बीच का बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो ये भी क्या हो गया बेटा, एक अट्रैक्शन ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ही है, और ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ही है, ठीक है। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा, बॉन्ड क्या होगा, लंबा खींच जाएगा, और बॉन्ड जितना लंबा होता है बॉन्ड उतना वीक हो जाता है, और बॉन्ड जितना वीक होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना फायदा है। न्यूक्लियोफाइल तो चाहता है इन दोनों में से जल्दी अलग अलग हो, मेरा नंबर आए, यस, टन टन टन। अब ठीक है, ऐसे तो समझ रहे हो। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इनके चारों तरफ मैं पोलर सॉल्वेंट भेजूंगा, पोलर सॉल्वेंट इनके चारों तरफ इनको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करवाएगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, लंबा होगा, और फिर मेरी एंट्री होगी हीरोगिरी, टेन 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 टेन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा, चाहे वो SN2 रिएक्शन हो या SN1, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, भाई ये बॉन्ड टूटना जरूरी है कि नहीं, ये बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूं R और X है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है प्लस रिएक्शन ऐसे कर रहा हूं मैं, अब ये चाहता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं। अब नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते ही नहीं है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्वेंट होते ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो है और मैं हूं, मतलब R है और X है, X R को देख रहा है, R X को देख रही है, और इधर जो भी है उस पर ध्यान ही नहीं है, चल चल भग, वो मैं भी ऐसे कर रहा हूं, चल चलो भगो, हमारा दोनों में ही प्रेम प्रसंग जो है बहुत बढ़िया चलेगा, हम बात करते रहेंगे। अब ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे ये हमारे बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, अब बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल देखता रहे, कितना भी वेट करता रहे, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन हो या वो न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन हो, किस टाइप के सॉल्वेंट की जरूरत पड़नी चाहिए हमें, किस टाइप के सॉल्वेंट की जरूरत पड़नी चाहिए हमें, ईमानदारी से बताइए। किस टाइप के सॉल्वेंट की जरूरत पड़नी चाहिए हमें, प्लीज ईमान, हाँ भाई, वाह वाह, एकदम क्लियर। अब आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ऐसा तो नहीं है आपको पता नहीं लगा, आपको समझ में आ गई कि भाई नोट पॉइंट, इन नॉन पोलर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
पोलर सॉल्वेंट आर यूज्ड, ये बात हमें पता लग गई इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट आर यूज्ड। भाई वाह, मजे आ गए। मतलब मैंने को तो याद भी करवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वही डोरे डालेंगे इन दोनों पे, इनके बॉन्ड को वीक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का फायदा हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे बच्चों? बेटा अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप टेंशन ना लो, अभी बहुत एग्जाम्पल आएंगे। आज की डीपीपी में आपको 17 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले सीख तो जाओ, अभी तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो बहुत तगड़ा माहौल बनेगा। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि पोलर सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। धीरे धीरे सब चीजें बताऊंगा, अभी स्टार्टिंग है, करने दो। ठीक है, अब जरा देखो बेटा एक चीज, अब हम धीरे धीरे ना एक चीज पढ़ेंगे और वो होगा हमारे पास SN1 रिएक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई क्या, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है आप समझिएगा। इस दुनिया में दो प्रकार से लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। या तो उन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, वो अलग अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई लोग अलग अलग तब होते हैं कि कोई दूसरा आ जाए, अब किसी को दूसरा पसंद आने लगे तो अब अलग अलग हो जाएंगे। तो वैसे ही SN1 SN2 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा बेटा। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन। और भाई टू स्टेप रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मैं कहूंगा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन, स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। और दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों स्टेप होंगे। अब मैं अगर आपको बात करूं भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी RX होगा, ठीक है, RX ऐसे लिख लेना, RX, वो सबसे पहले R पॉजिटिव और X नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया बेटा, पहला अटैक हो गया, पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो भाई RX जो है वो बॉन्ड टूट जाएगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव अलग बनेगा। अब क्या होगा भाई, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, R पॉजिटिव कटायन के साथ इंट्रोड्यूस होगा और NUR ये बन जाएगा, मतलब RNU कह लो या NUR कह लो। आप ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन का अनुभव किया होगा, इन दोनों में से कौन सा स्टेप ज्यादा जल्दी होता है और कौन सा स्टेप ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। देखो, जो टूटना होता है ना, टूटना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो इंसान जुड़े हुए होते हैं उनका टूटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनको अलग अलग होने में दिक्कत हो रही है। X R को कह रहा है कि नहीं प्लीज, और R कह रहा है X को नहीं बस चला जा, चला जा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो, और देखो, और भाई किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर ये पता है कि मेरे पास वो है जो किसी को चाहिए, मतलब R पॉजिटिव कार्बोकटायन है और कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल चाहता है फटाफट कि जो मेरे पास है वो मैं दे दूंगा, और R पॉजिटिव कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, तो ज्यादा फास्ट कौन सा होगा बेटा, ये वाला स्टेप जो होगा फास्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है फास्ट, और ये होता है बेटा क्या, ये होता है स्लो। आप लोग ईमानदारी से बताइए, इन दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, ईमानदारी से, रेट निर्धारित किसमें ज्यादा रेट मतलब टाइम कंज्यूम होगा। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं,
कंपलसरी है बेटा, ये ध्यान देखो, देखो मान लो मैं यहां हूं और मेरा यहां से यहां तक जाना एक केमिकल रिएक्शन है, मेरा यहां से यहां तक जाना एक केमिकल रिएक्शन है, और मैं यहां से यहां तक 2 स्टेप में जाता हूं। पहला स्टेप क्या है, टिंग टिंग टिंग, और मुझे कोई दिख गया अचानक, अब मैं इसको देखता ही रहा, मेरा सारा टाइम यहां से लेकर यहां तक आने में लग गया, ठीक है। बाद में दूसरा स्टेप, पता लगा कि अच्छा अगर मैं यहां नहीं पहुंचा तो पिताजी जो है ना डंडा लेके खड़े पीटेंगे, तो मेरे को याद आएगी, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट। अब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि भाई तेरे को टाइम कहां लगा, इतना टाइम कहां लग गया तेरे को, अब मुझे बताओ मेरा जो रेट है, मेरा जो रेट है वो इस वाले स्टेप पर लगा, पहले वाले पे जब मैं उसको देख रहा था, या जब मुझे याद आ गई तब। आप कहोगे नहीं सर, जब आप बहुत स्लो स्लो चल रहे थे ना, आपने ज्यादा टाइम बर्बाद वहां पर किया, आपकी स्पीड जो है वहीं पर स्लो हो गई, पता नहीं कौन था वो या कौन थी वो जिसके चक्कर में आपने घर लेट पहुंचे। अब आपकी सुताई होगी, टंडा लेके खड़े हैं घर वाले, ठीक है। अब भाई सीधी बात ये हुई, कहने का मतलब है कि जो स्टेप स्लो होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, ठीक है, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएंगे, बहुत छोटी सी, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा होता है तो क्या उस रिएक्शन में हमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करनी चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपने दिल से पूछ के देना, ऐसे जबरदस्ती कहीं पढ़ा था, ठीक है, उस बुक में देखा था, ऐसे मत बोलना, क्योंकि मैंने हाल ही में 1-2 क्लास पहले ये बात बताई थी कि जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और वहां पर कोशिश हो, अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होंगे तो होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन बना है, तो हम कहेंगे सेकंड पॉइंट, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस, ये बात आपको समझ में आ गई। इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस, ये बात तो आपको समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इतना, ये तुम्हें बताना है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of, अब मैं यहां पर 2 ऑप्शन दूंगा, ये तो आपको पता है कि भाई इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात है, 1 होगा। अब मुझे बताइए, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल, बताइए इन दोनों में से एक है, रिएक्टेंट या न्यूक्लियोफाइल, आप कहोगे सर इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले वाला स्टेप है, और पहले वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना था ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं था, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ाओ कितनी भी घटाओ, रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हमें पता है कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और आपने अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटाया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो भाई हम कहेंगे रिएक्टेंट, भाई वाह भाई वाह, यह बात तो तुम्हें समझ में आ गई, मतलब ऐसी होनी चाहिए, देखो अंडरस्टैंडिंग एंड ऐसी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग मास्टर और बच्चों के बीच में, सारी बात समझा दी हवा हवा में। चलो बहुत बढ़िया, चलो मैं थोड़ा जहर पी लूं, रुक जाओ। ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई भाई, वाह। अब एक बात बताइए भाई,
फास्ट नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे है बेटा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, फास्ट नहीं हो रहा है, आप आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। जब आपका मन करे कि हमने नोट कर लिया हो तो बता देना मुझे, ठीक है। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अरे कम से कम अब तो सरी कह दो, अभी भी मैम बोलोगे हैं? अब देखिए भाई, डन, यहां तक आपने बोल लिया, मतलब यहां तक आपने नोट कर लिया। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कार्बोकटाइन कैसा होता है, कार्बोकटाइन कैसा होता है। अगर मैं कार्बोकटाइन की बात करूं, ठीक है, देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई भी आर ऐसे करके कोई रिएक्शन है, एक हो गया ऐसे 3 वैलेंसी हो गई, ठीक है, डार्क ऐसे और ऐसे, तो यहां पर मैंने मान लिया भाई कैसे कि यहां पर कोई एक्स ग्रुप था, क्या था यहां पर एक्स ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने के लिए आया है। ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक्स ग्रुप हट गया, कहां से, इस साइड से, और उसके जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल आया है, जो न्यूक्लियोफाइल आया है बिल्कुल उसी स्थान पर लगा है जहां पर एक्स ग्रुप लगा हुआ था, तो इसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? रिटेंशन, मतलब पोजीशन का रिटेन कर देना, कि जहां से एक्स हटा है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल लगा है, इसको कहते हैं रिटेंशन। और दूसरी चीज समझिएगा, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, मतलब जो रिएक्शन करता है, अगर मेरे पास इस तरीके से एक्स होता, इधर मेरे पास डार्क वाली लाइन होती, मतलब दूसरे टाइप का बॉन्ड होता, और न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन करने के लिए आता, ठीक है, और भाई कुछ ऐसा होता कि भाई सी ऐसे यहां पर कुछ और लगा होता, और न्यूक्लियोफाइल इस बार डार्क वाली जगह पर ऐड हो गया है, डार्क वाली जगह पर ऐड हो गया है, यानी पीछे से अटैक किया है, इस बार पीछे से अटैक किया है बेटा। तो देखो भाई, इसने अगर पोजीशन को चेंज कर दिया है, तो पोजीशन के चेंज करने को कहते हैं इन्वर्जन, पोजीशन के चेंज करने को कहते हैं इन्वर्जन, और पोजीशन के सेम मेंटेन करने को कहते हैं रिटेंशन। अब कार्बोकटाइन की एक खास बात है कि जब यह रिएक्शन हुई होगी तो कहीं ना कहीं एक कार्बोकटाइन बना होगा, और कार्बोकटाइन की खास बात यह होती है बेटा कि कार्बोकटाइन का स्टेरिक नंबर होता है 3, स्टेरिक नंबर क्या होता है 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी sp2। सेम टू सेम स्टेरिक नंबर यहां पर भी कितना हो जाएगा बेटा 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, sp2। अब ये जो sp2 हाइब्रिड वाले जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जितने भी sp2 हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल पिरामिडल। बताइए इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर आप किसी भी रूम में बैठकर ये क्लास देख रहे हो तो जल्दी से आप पंखे की तरफ देखिए, और पंखे का जो मोटर होता है ना, जो फैन होता है, वो क्या होगा? वो बेसिकली कार्बन होगा, और 3 ऐसे बॉन्ड लगे होंगे कार्बन के साथ, ठीक है, तो प्लेनर होगा। जब हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, जब हमारे पास एक प्लेन है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझे बताइए SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन होगा, या SN1 रिएक्शन में दोनों चीज हो जाएंगी? ईमानदारी से बताइए, तुम्हें कसम है तुम्हारे होने वाली की, ठीक है, कसम है तुम्हें तुम्हारे होने वाली की। अरे भाई मैं नीट में सीट की बात कर रहा था, अब तुम कहोगे सर पता नहीं, तुम्हारे होने वाली सीट की बात कर रहा था मैं, ठीक है, बोथ, बिल्कुल सही बात। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, वो क्या होता है? अरे कहां गया, हाँ ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया भाई फोर्थ, कि इन SN1 रिएक्शन या इन SN1 मैकेनिज्म
बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। किसको भाई ये बात समझ में आ गई? ईमानदारी से बताओ। जो जो मेरी छोटी छोटी बातों को भी याद करता जाएगा ना, उसके SN1 SN2 रिएक्शन ऐसे फिंगर टिप पे याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। किस किस को भाई ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ये बात भाई और बहनों? मैंने आपको कहा था कि दिक्कत आने नहीं देंगे हम। SN1 SN2 रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है। अब भाई SN1 SN2 रिएक्शन का, SN1 SN2 रिएक्शन का या SN1 रिएक्शन पहले, इसका मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब ये डायग्राम इस तरीके से होगा कि जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा और पुराने बच्चों को ऑलरेडी पता है। कैसे? कि भाई आपको यह मानना है कि मेरे पास एक तरफ एनर्जी लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा जी? एनर्जी। एक तरफ लिखनी है एनर्जी और एक तरफ लिखना है आपके पास कैसा बेटा? यहां पर लिखनी है आपको टाइम मान लो या कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट मान लो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में, केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा। ठीक है, अब ये जो आप लोगों ने कभी याद करो, जब सर ने आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाई थी तो एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे करके ओई 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 बनाया था कि नहीं बनाया था? बताओ, केमिकल काइनेटिक्स में सर ने करवाया था कि नहीं करवाया था? अबे तुम्हें अच्छा बैक स्लाइड करनी है। ठीक है बेटा, बैक स्लाइड कर दी। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, कर लो नोट फटाफट, नोट करिए फटाफट। भाई बहुत बढ़िया था, पढ़ा था तुमने। अब आगे बढ़ लेता हूं मैं। आपको पता होगा ये जो पोजीशन होती थी ना, ये जो पोजीशन होती थी, यहां पर हम रिएक्टेंट लिखते थे, रिएक्टेंट, यहां पर प्रोडक्ट लिखते थे। ठीक है, और यहां पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट और यहां पर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिखते थे। यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी गैप था उसको क्या कहते थे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते थे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे कि नहीं कहते थे? सर ने बताया होगा आप लोगों को। यस, बिल्कुल सही बात। जो पीक होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और जो गड्ढा सा होता है उसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। ये जो पीक है ना, स्लोप, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट और जो गड्ढा सा है इंटरमीडिएट। अब मुझे बताइए SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा होगा? SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बो अनायन या कार्बो कटायन? बताइए भाई, फटाफट बताइए ईमानदारी से। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल मैथ्स की तरह दिल खोल के आंसर देना है, कहीं से देखना नहीं है। कार्बोकटायन इज द इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन। यस। अब मुझे बताइए, अगर कार्बोकटायन को हम स्टेबल करेंगे तो कार्बोकटायन की एनर्जी कम होगी या ज्यादा? अगर हम किसी भी चीज को स्टेबल करते हैं तो उसकी एनर्जी कम होती है या ज्यादा? आप कहोगे सर ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिस जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है और जिस जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब यह है, कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये पीक उतनी नीची होगी, मतलब उतने नीचे आएगी, और जितनी ये पीक नीचे आएगी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? उतनी कम होगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? दूसरी तरफ अगर मैंने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घटा दी, इसका मतलब एनर्जी बढ़ा दी, तो पहाड़ बढ़ जाएगा।
पहाड़ बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऊंचे पहाड़ को कवर करना मुश्किल होगा। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। होगा कि नहीं होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा कि नहीं होगा? यस और नो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा कि नहीं होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा कि नहीं होगा बेटा? यस, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल होगा। अब जरा देखो मेरी एक छोटी सी बात, हमें कैसे पता लगेगा हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा? ठीक है, मैं रटवाऊंगा नहीं, दिल से आंसर आएंगे। देखो क्या होगा, जरा देखो इधर, देखो इधर, ठीक है। क्या थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक न्यूक्लियोफाइल RX NUR और X, बेसिकली रिएक्शन तो ये थी। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको ये छोटी सी बात माननी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विच गिव SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है भाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब आपको एल्काइल हैलाइड्स में आइडेंटिफिकेशन करना है, और टास्क ये रहेगा कि विच गिव SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक है। आपको ये टास्क रखना है कि कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा। अब देखो भाई, कौन कौन चाहता है कि इसको बिल्कुल स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पढ़ाऊं, और कौन कौन चाहता है कि बिना पढ़ाए अंदर से आ जाए, ठीक है। तो भाई देखो, यहां पर आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट, जो एल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है SN1 रिएक्शन दे सकता है। नोट करिए भाई इसको फटाफट, जो एल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है SN1 रिएक्शन दे सकता है, स्टेटमेंट लेस, फील के साथ। बेटा जो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जाके चेक करना, ये स्टेटमेंट वहां पर मिलेंगी। तो फील बोला करो ज्यादातर, क्योंकि फील के साथ क्या होता है, चीजें याद भी होती है, समझ में भी आती है। और जो मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूं, ये डायरेक्टली आपकी किताब में मिलेंगे ही, मैं थोड़ा ही ना अपने अंदर से पैदा कर रहा हूं। ये तो बस ऐसा है कि केमिस्ट्री मेरे ब्लड में है, और बस वो निकलती रहती है, उसको समझाने के तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं। अदरवाइज मैं और आप एक ही तो जैसे हैं। हाँ, जो एल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, ठीक है, वो SN1 रिएक्शन दे सकता है। ये नोट पॉइंट याद हो गया हमें। अब मैं यहां पर बहुत सारे एल्काइल हैलाइड लिखवाऊंगा, बहुत सारे। जैसे सबसे पहले हमारे पास CH3Cl, ठीक है, फिर उसके बाद CH3 CH2Cl, उसके बाद CH3CH, और यहां पर CH3Cl, और उसके बाद ऐसे करके भाई CH3 C CH3 और CH3Cl, ठीक है, एक ये लिख दिया मैंने। फिर आगे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये लिख दिया। फिर मैंने लिखा बेटा CH3O CH2, और भाई यहां पर लिख दिया मैंने Cl, ठीक है। अच्छा, बैक नोट नहीं करा तो कर लो भाई, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है, कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आराम से नोट करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम सॉरी मेरे भाइयों। हाँ, अरे कर लो नोट भाई, ये तो मैं क्वेश्चन करा रहा था। ये स्टेटमेंट लिखो। आज जब मैं आपको पूरी क्लास कराऊंगा ना, आप मेरे को 5 मिनट देना, 5 मिनट, लास्ट में 5 मिनट देना, ठीक है? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई जो आपने मुझे 5 मिनट दिए हैं ना, उसका क्या रिजल्ट है आपके अंदर। अभी तो आप बादाम खा रहे हो, अभी बादाम खाने की पावर थोड़ा ही आई है तुम्हारे अंदर, अभी तुम बादाम खाओ आराम से। डन। अब भाई देखो, ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये और अभी रुक नहीं रहा मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो भाई पढ़ाता रहूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर Cl, ठीक है? फिर मैंने ऐसे लिख दिया CH2Cl, ऐसे लिख दिया। और भाई उसके बाद यहां पर मैंने Br लिख दिया, Br, ठीक है? ये मैंने Br लिख दिया ऐसे करके। और भाई ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते ही चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वापस चलते हैं भाई, बात करते हैं, ठीक है? अब तुम्हें कसम है, ठीक है, उधर मेरी बात पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुमको ये नोट करना होती, ठीक है? और अब हमको सेलेक्ट करना होती कि भाई कौन सा SN1 रिएक्शन देगा और कौन सा SN2 रिएक्शन, मतलब SN1 नहीं देगा, ठीक है? अब मेरी बात जल्दी जल्दी सुन लो भाई। इधर देखो बादाम के बच्चे, इधर देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये हेलोजन हटा के देखना है, और हेलोजन जब हटाओगे तो यहां पर हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, दैट इज CH3 पॉजिटिव। आप बताइए ईमानदारी से भाइयों, सुनो, CH3 पॉजिटिव स्टेबल कार्बोकैटायन है या अनस्टेबल? अबे भाई अब पता लगेगा ना तेरे को। CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल है कि नहीं? अरे मेरे को पता है ये स्टेबल नहीं होता। 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहां स्टेबल होता है? वो तुमको तो पता है, कोई साइड ग्रुप भी नहीं है जो इसको हेल्प कर दे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात मेरे भाइयों। तो ये हमारे पास अनस्टेबल कार्बोकैटायन होती। अब हमारे पास ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन देगा या नहीं देगा? मुझे बताओ, क्या इसको SN1 रिएक्शन देनी चाहिए? आप कहोगे नहीं सर ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, तो आपको यहां लिखोगे SN1 रिएक्शन और इक्वल टू नहीं, क्रॉस नहीं देगा, नहीं देगा बेटा, नहीं देगा। उधर देखिए, अगर मेरे को ये हैलोजन हटाना होती तो हैलोजन के बाद मेरे पास ये कार्बोकैटायन आएगा CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मेरे को जल्दी से बताओ बेटा, मेरे को जल्दी से ये बता दीजिए कि जो ठीक है, क्या ये स्टेबल होती? क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है? आप कहोगे नहीं सर ये भी हमारे पास अनस्टेबल हो गया, ये भी मेरे पास अनस्टेबल हो गया। बहुत सही, एकदम जाकास, ठीक है, एकदम क्लियर। और तीसरा मेरे पास क्या आएगा कि भाई अनस्टेबल है तो ये भी हमारे पास SN1 रिएक्शन नहीं देगा, ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद जब मेरे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आएगा तो मेरे को इधर क्लोरीन हटाना होती, ठीक है? और क्लोरीन के जैसे ही हम हटाएंगे तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन आता है। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम कैसे मानते हैं? 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम कैसे मानते हैं? और देखो, मिथाइल कार्बोकैटायन एंड जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होते हैं दे आर जनरली अनस्टेबल, उनको हम अनस्टेबल ही मानते हैं। तो इधर मेरे पास ये स्टेबल में आ गया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज स्टेबल, तुमने पढ़ा था बहुत पहले, है ना?
तो मैंने बोला कि भाई ये तो स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? बताइए, ये SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? जल्दी से मेरे को फटाफट बता दीजिए, क्या मेरे को ये SN1 रिएक्शन देगा? अभी भी आप कह रहे हो सर स्टेबल कार्बोकटायन बनती, तो हां ये SN1 रिएक्शन देगा। आगे देखिए, अगर मैं इस क्लोरीन को हटा दूं तो मेरे पास ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनती, और मेरे को पता होती कि भाई 3 डिग्री कार्बोकटायन ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकटायन होती। ठीक है, कार्बोकटायन स्टेबल होती, प्लस प्लेनर भी है, राइट, प्लस प्लेनर भी है। तो भाई मेरे को बताइए, क्या ये मेरे पास SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? क्या ये मेरे पास SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? आप कहोगे सर एकदम क्लियर है कि ये हमारे पास SN1 रिएक्शन भाग के देगा, दौड़ के देगा, टुकड़क टुकड़क करके देगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं इधर क्लोरीन हटाऊंगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 पॉजिटिव कार्बोकटायन ये बनती। ठीक है, तो मेरे को बताइए ये कार्बोकटायन स्टेबल होती कि नहीं? ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? यस, रेजोनेंस स्टेबल है, क्योंकि देखो डबल सिंगल पॉजिटिव है, डबल सिंगल का मतलब हो गया कि इसके अंदर रेजोनेंस होती। मैंने बहुत सारे बच्चों को एक टास्क दिया था कि भाई अपना GOC खत्म कर लेना, सैटरडे संडे देख देख कर। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया या भाई मुझे टेक्स्ट किया कि सर हमने कर लिया। बेटा देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चले जाएं तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हमेशा कार्बोकटायन को क्या करता है? स्टेबल करता है। रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबल करता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कार्बोकटायन तो बहुत स्टेबल है, तो हम कहेंगे भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखवाया था, स्कूल वाले लोग ये बात कहते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता है, 2 डिग्री SN1 रिएक्शन देता है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देता है। ये स्कूल वाले बताएंगे, गारंटी लिख के देता हूं खुले पेपर पे। आप स्कूल में पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टली ऑर्डर, और NCERT का तुम्हें हवाला देंगे 3, 2, 1 कि भाई 1 डिग्री तो देता ही नहीं है। बट मैं खुल के कह रहा हूं, जाके जोनाथन क्लेडन जो तुम्हारी किताब पढ़ सकते हो, किताब पढ़ लेना। ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन दे सकते हैं यदि वो स्टेबल कार्बोकटायन बनाएंगे। ठीक है, तो भाई हम कहेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है या जो एल्काइल हैलाइड है SN1 रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। स्कूल वाले बताएंगे नहीं मानना है, मतलब ये जनरल हो सकता है, नॉट ऑलवेज, ये जनरल हो सकता है पर नॉट ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए तो लेके आया हूं भाई, तुम्हारा दिमाग खुल के अंदर जानी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है तो पढ़ लो, बुक में लिखा है पढ़ लो, नहीं, रटना नहीं है। बी फील फ्री। हम कोई सरदर्द थोड़ा ही ले रहे हैं भाई, पढ़ाई हमारे लिए कोई अभिशाप थोड़ा ही है कि पढ़ाई करके हम खराब हो जाएंगे। हमें चीजें सीखनी है ताकि जब हम बड़े हों तो हम डॉक्टर बने, क्रिएटिव डॉक्टर बने, चीजों को ठीक करें। एक्सेप्शन नहीं होता इस क्लास में, मैं पहले बोल रहा हूं, स्कूल में एक्सेप्शन हो जाएगा। वो अगर आप स्कूल में लेके जाओगे ना और आप कहोगे मैडम मैडम ये भी SN1 रिएक्शन दे रहा है बट दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो तो ये कैसे दे सकता है? ज्यादा बोल रहे हो, एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। ठीक है, अरे एक्सेप्शन नहीं है भाई, हमने बिल्कुल बेस चीज पकड़ ली, हमने इसको बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, देसी आदमी। स्टेबल कार्बोकटायन देखो, बस काम खत्म। अब हमें बता भाई
स्टेबल कार्बोकैटायन है, SN1 देगा, बात खत्म हो गई। आगे देखिए, अब जब यहां पर Cl हटाओगे, CH3OCH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है। आप देख लो भाई, किसी को पता होगा पीछे से बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, है ना? हां, कि भाई देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, यह भी स्टेबल कार्बोकैटायन कैटेगरी में आता है, याद कर लो। भले ही प्राइमरी कार्बोकैटायन हो, भले ही प्राइमरी कार्बोकैटायन हो, बट इट इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन। जीओसी का मतलब होता है, याद करो, बैक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास के केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जीओसी में मैंने तो पढ़ाया ही था, ठीक है, जीओसी में मैंने तो पढ़ाया ही था। लेकिन आप ये मान लो कि ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही तो हुआ। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन बन गया, मतलब सिंगल के इधर उधर दोनों ना कुछ है। अब ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, स्टेबल। अब स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास SN1 रिएक्शन देगा, ये भी SN1 रिएक्शन देगा। फटाफट बताइए, इस स्लाइड पर लिखी हुई हर चीज आप लोगों ने अपनी नोटबुक में छाप ली या नहीं छाप ली? नहीं छापी तो छापिए फटाफट। ओ मुक्का मारूंगा, पिछले साल जीओसी में पढ़ाया था बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज कार्बोकैटायन? अरे बैक बॉन्डिंग वैसे ही भूल जाओ ना, कोई बात नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं आती तो आप ये कह लो कि भाई लोन पेयर ये यहां पर रेजोनेंस करने तो जा सकते हैं ना पॉजिटिव चार्ज में। छाप लिया? और टाइम होगा ना, टाइम होगा, एक दिन मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अगर टाइम होगा मेरे पास। देखो मेरी तबीयत चल रही है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक खराब। मैं लास्ट के फ्राइडे की बात बताता हूं, लास्ट फ्राइडे मेरी सुबह की क्लास कैंसिल थी सारी, मैं सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाने आया था। और भले ही तुम्हें लग रहा हो कि भाई सर ने तो उस दिन बहुत एनर्जी में पढ़ाया था, मैं बीच में गया था ना 2-3 बार भाग भाग के, उस दिन के बाद मैं उठा ही नहीं। आज सुबह आया था और आज भी डिले ही थी क्लास। फिर तुम्हें लगा कि भाई अभी ऑर्गेनिक वाले हैं, पुराने बच्चे या नए बच्चे, ठीक है, वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब मेडिसिन काम कर नहीं रही मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर जो है ना काम करता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन हो तुम लोग, ठीक है। अब बात सुनो भाई आगे की। यहां पर मैंने क्या कहा ये Cl हटा के देखो, ये Cl हटा के देखो, CH2 पॉजिटिव चार्ज, बताइए भाई क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा? क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बताओ? हाँ, एक ने सही लिख दिया। यस, ये अनस्टेबल है। मैंने आपको याद करके बताया था कि भाई डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल 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 अनस्टेबल। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज साथ साथ आ गए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होता तो हम उसको रेजोनेंस स्टेबल कह देते, लेकिन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एकदम साथ आ गए। दूसरा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो -I इफेक्ट लगाता है, और -I इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटायन वैसे भी अनस्टेबल हो जाता है। अगर अनस्टेबल है तो हम कहेंगे ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। फिर देखो भाई, अगर मैं यहां से Cl को हटा दूं तो भाई मेरे पास कार्बोकैटायन बनेगा ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। और ये बताइए, ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? Yes, this carbocation is resonance stabilized because positive single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर सिंगल बॉन्ड के इधर उधर कुछ ना कुछ है, तो हम कहेंगे भाई ये तो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, तो ये तो स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो देखो, है तो ये भी 1 डिग्री का 1 डिग्री कार्बन ही है, तो ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो यहां पर हम कहेंगे भाई लेकिन फिर भी ये SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है, SN1 रिएक्शन देगा, बिल्कुल सही बात है। अब भाई एक बात बताता हूं मैं आपको इन वाले कार्बन को
जो ये कार्बन होते हैं ना, जहां पर ये ब्रिज बना होता है, इन कार्बन को मैं बोलता हूं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलता हूं? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है। अगर मैं यहां से इस Br को हटा दूं और ये कार्बोकटायन बना दूं इस तरीके से, अब कहने को तो ये 3 डिग्री है, लेकिन सारे दुनिया के 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होते। कार्बोकटायन वही स्टेबल होता है जो 3 डिग्री होने के साथ साथ प्लेनर भी हो। अब भाई जब ये ऐसे रिंग के साथ जुड़ा होगा तो जो प्लेनर होता है ना, प्लेनर कार्बोकटायन, उसके अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है, sp2 हाइब्रिड। तो अगर ये 120 डिग्री का होना चाहेगा तो ये बॉन्ड ऊपर से खुलना चाहेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी, ये ऐसे ही रिंग पे आ गया। ठीक है। और इवन लास्ट ईयर कह लो या जैसे भी कहीं पर भी मैंने एक बात बताई थी ये वाला कार्बन कभी भी इस पर डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल या भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना है, पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना है। ठीक है। इतिहास में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, ठीक है, कि ब्रिज हेड कार्बन पर, ब्रिज हेड कार्बन पर, ठीक है, कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड नहीं बनाना है। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं बनानी है जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाए। डबल बॉन्ड नहीं बनाना है। अगर आपने बना दिया तो समझ लो तुमने अनर्थ कर दिया। अनर्थ का मतलब है कि उस कार्बोकटायन को, उस फ्री रेडिकल को, उस डबल बॉन्डेड एल्कीन को आपने अनस्टेबल कर दिया। तो भाई ये सारे के सारे जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल कार्बोकटायन है। क्या है ये? अनस्टेबल। भले ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो बट ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ध्यान रखना है, ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। नोट करिए भाई। भाई हो सकता है कि आप भूल गए हो, मैं मान चलता हूं, इंसान हूं, मैं भी भूल गया हूं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, जो जो पढ़ाऊंगा एक एक चीज याद दिलाऊंगा, एक एक चीज। भाई मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं, ठीक है, और वो इस भरोसे से पढ़ते हैं कि सर हमें भी सब कुछ आना चाहिए। कुछ उनके लिए नया है तो मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा। हाँ, जब मान लो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब आप और वो ग्रैपिंग की सेम सिचुएशन में आ जाओगे, तब तो तुम्हें एक अलग रूप दिखेगा ही मेरा, ठीक है। नोटेड, डन। अब देखो भाई, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने तो कहीं लिखवाई नहीं कोई भी बात, मैं तो भाई सीधी सीधी बात करता हूं, मैं हल्के में बात नहीं करता। आप लोगों के नीट में कुछ क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं कैसे, 4 ऑप्शन देंगे और वो कहेगा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वह स्टेटमेंट करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, स्टेटमेंट लिख दूंगा भाई। बेटा स्कूल वाले अगर तुम्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना उल्टा सीधा, तो आराम से उनकी तरफ देखना, कभी भी जिंदगी में क्या बोलते हैं उसको, उनको अपोज नहीं करना है, रेस्पेक्ट करना। हाँ ठीक है जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बस मन में हल्का सा हंस देना, बस खत्म बात, ठीक है। पहली चीज देखो भाई, यहां पर पहला स्टेटमेंट देखो भाई, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ऐसे नहीं, सॉरी, ऑल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने भाई, अब ट्रू है या फॉल्स है तुम्हें बताना है। जितने भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं, क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाइयों। अरे और कहां बच गए, और भी थे क्या? नहीं और नहीं थे, और हो गए। अच्छा, सॉरी, 2 लेफ्ट। हाँ आ जाओ इस पे आ जाओ।
अब देखो भाई, आप Br को हटाओ, Br को हटाओगे तो आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं बना, तो इसको आप क्या कहोगे बेटा, स्टेबल कैटेगरी कहोगे, स्टेबल। तो हम कहेंगे कि ये SN1 रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं, हाँ, ये SN1 रिएक्शन दे सकता है, वो जो 2 रह गए थे। और अगर मैं इस Cl को हटाऊं और भाई यहां पर बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाऊं, तो मैंने आपको बताई थी एक बात, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, अनस्टेबल। क्या बनेगा, अनस्टेबल। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो भी स्पीसीज है ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा भाई ठीक है, अब मुझे बताओ, अब यहां पर इस वाले स्लाइड पर लिखी हुई हर बात आपने नोट कर ली, यस और नो? भाई और बहनों, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो गई तो भाई इसमें ना लॉजिक के अंदर लॉजिक मिलते रहते हैं, और फिर हमें ऐसा फील होता है कि हमने पहले क्यों नहीं ये दिमाग लगाया जो अभी कर रहा था। हाँ आगे देखो भाई, अब जरा देखो, मैंने कहा कि ऑल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। हमें पहले इस बात पे भरोसा दिलाया गया था जब तक हम स्कूल की बात सुन रहे थे कि भाई हाँ, मैडम ने बताया था कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है, पर हमने तो अभी देखा। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखिए भाई, ऑल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन, ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन। ये क्या होगा भाई, क्या सारे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं? आप कहोगे नहीं सर, सारे नहीं देते। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला ब्रिज हेड एल्काइल हैलाइड पढ़ा था, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, बट इसने SN1 रिएक्शन नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ सर, ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा जी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये भी मेरे पास क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तीसरी चीज हो गई हमारे पास क्या बेटा, तीसरी चीज क्या हो गई हमारे पास, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। अब मैंने ऑलवेज शब्द को हटाकर जनरली लगा दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने ऑलवेज हटाकर जनरली शब्द का प्रयोग कर लिया। अब यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, यह क्या हो गई, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, तीसरी चीज हम कहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जनरली गिव्स SN1 रिएक्शन। तो आप इसको भी क्या कहोगे बेटा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब मैंने फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs in non-polar solvents। ये स्टेटमेंट बताओ भाई करेक्ट है या क्या है? आप कहोगे सर नॉन पोलर नहीं, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो आप कहोगे भाई ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, फिर 6th स्टेटमेंट क्या होगी भाई,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा, लास्ट वाली। ओ भाई, अब जरा देखो ये क्या हो गया बेटा, पोलर सॉल्वेंट। तो हम कहेंगे बिल्कुल ट्रू बात है ना, ट्रू बात है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो भाई आगे, अब हमारे पास क्या होगा। अच्छा, नोट कर लिया गया आप लोगों ने? नोट कर लिया हो तो बताना भाई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नोटेड। अब देखिए भाई, सेवंथ, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, the rate of reaction is depend on the concentration of reactant and न्यूक्लियोफाइल। आंसर, आठवीं स्टेटमेंट, इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant but does not depend on the concentration of nucleophile। ठीक है, आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल सही बात। नाइन्थ, इन SN1 रिएक्शन ओनली इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, ओनली इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। और 10th में मैं लिखूंगा भाई, इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड रिटेंशन, या इन दोनों के होने को हम रेशमाइजेशन भी कहते हैं। रेशमाइजेशन टेक प्लेस। भाइयों तुम्हें अंग्रेजी बना दूंगा आज मैं, ठीक है। इधर बताओ भाई फटाफट, एकदम सही। SN1 रिएक्शन में सिर्फ इन्वर्जन नहीं होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। ओनली शब्द आ गया ना, और यहां पर ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। एकदम बढ़िया बात है।
आगे देखो बेटा, नोट करिए भाई, नोट करिए। अगर नोट कर लिया हो तो जल्दी बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ऑल करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखो बेटा, अब जरा एक चीज देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास नया टॉपिक है और इसके क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड इन SN1 मैकेनिज्म। SN मैकेनिज्म के अंदर है, SN2 वाले मैंने अभी तक पढ़ाए नहीं है, SN1 की बात चल रही है, ठीक है। क्या मैं आगे भाई, यहां तक नोट कर लिया गया? रिटेंशन के बाद रेशमाइजेशन है बेटा। अगर किसी रिएक्शन में या किसी भी सॉल्यूशन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट होते हैं तो उसको रेशमाइजेशन कहते हैं। अभी आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे चल के आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, है ना, कायरल कंपाउंड वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये शब्द वहां पर आएगा, ये शब्द वहां पर आएगा। आप टेंशन मत लो कि कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया और बिना वो शब्द ऐसे ही चला जाएगा, आगे आएगा, हर चीज क्लियर होगी। वापस देखिए भाई, SN1 मैकेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है CH3 क्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3CH2Cl। बताइए इसमें यह हमारे पास A फॉर अल्लू है या A फॉर एप्पल है, यह B फॉर बप्पल है और यह C फॉर चप्पल है, ठीक है भाई। आपको बताना है इसका रेट का ऑर्डर क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें इनमें कंपेयर करना पड़ जाए तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? आप कहोगे सर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, और आपने हमें बताया है कि स्टेबल कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वो पहाड़ उतना छोटा होगा, और पहाड़ जितना छोटा होगा कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, हमारा उल्लू आप बना नहीं सकते हो। ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, भाई क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, CH3CHCl और CH3CH2Cl, ये तीन एल्काइल हैलाइड हैं, ये तीन एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये तीन एल्काइल हैलाइड है। तो बताइए भाई, एक्सप्लेन तो कर दिया बेटा मैंने, एक्सप्लेन तो कर दिया। यस, आपको पता है कि ये कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। अगर मैंने इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा
वो ए का सबसे ज्यादा, फिर बी और सी। क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री और प्राइमरी। ठीक है, भले ही ये प्राइमरी हो और ये 2 डिग्री हो, बट रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। पढ़ी होगी आपने ये बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिएगा एक हमारे पास CH3, CH, CH3 और Cl ये हो गया। एक हमारे पास CH2, CH और CH3 ये हो गया भाई, NO2, ठीक है, Cl। और एक हमारे पास होगा CH2, C, CH3 और यहां पर CH3 और H और Cl। इन तीनों में आपको बताना है भाई, इन तीनों में ABC में कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, A, B और C। ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से। आपको यह बात फोकस करनी है कि कार्बोकटाइन जहां पर स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। कार्बोकटाइन जहां पर, बोलो भाई, ध्यान रखना है बेटा। ये कार्बोकटाइन बनाओगे तो हमारे पास CH3, CH, CH3 पॉजिटिव ये बनेगा। ये कार्बोकटाइन बनाओगे तो CH2, NO2 और CH और यहां पर CH3 ये कार्बोकटाइन बनेगा। और ये कार्बोकटाइन देखोगे CH3, CH2, C, CH3, H पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकटाइन बनेगा। तो सुनो मेरी बात, यहां पर NO2 ग्रुप लगा है और NO2 ग्रुप क्या लगाएगा, -I इफेक्ट। अब कार्बोकटाइन वैसे ही बेचारा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, कार्बोकटाइन के पास इलेक्ट्रॉन का मारा होता है, उसके पास सिर्फ वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो कार्बोकटाइन को और दिक्कत हो जाएगी और कार्बोकटाइन अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -I इफेक्ट लगेगा, कार्बोकटाइन परेशान हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा भाई। अगर मैं अनस्टेबल हो गया तो रिएक्शन मैं नहीं दूंगा। हाँ, SN1 रिएक्शन ये सबसे कम देगा। अब ये भी 2 डिग्री कार्बोकटाइन और ये भी 2 डिग्री कार्बोकटाइन। आपको याद होगा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चीज पढ़ाई थी। मेरे पास जूता है 10 नंबर का, मारूंगा ना सर पे बाल उड़ जाएंगे। अबे यहां पर अल्फा कार्बन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास कितने, 6। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 5। यह मत सोचना कि कार्बन चेन बड़ी है, ज्यादा +I इफेक्ट लगेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकटाइन को, तो सर बहुत तेज रिएक्शन होगी। अबे गलत दे रहे हो जवाब, मैं मुक्का मारूंगा खींच के अगर कहीं मिल गए तो मुझे रास्ते में। बैल कहीं के नालायक, बदतमीज। अबे ये अल्फा हाइड्रोजन 6, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन उतनी ज्यादा होती है, याद करिए। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कम है और यहां तो बहुत दिक्कत चल रही है, समझ रहे हो। हां, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये A है, B है, C है, तो भाई देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा A सबसे ज्यादा, फिर C, फिर B, ACB, ACB। किस किस को ये बात समझ में आ गई। किस किस को भाई ये टॉपिक समझ में आ गया, जल्दी बताइए। किस किस को भाई ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया।
और मैंने आपको एक छोटी सी बात अरे भाई गिन ले यार, ये देखो कार्बोकटायन से जो अगला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और 3 6 होते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता कि भाई देखो 3 और 3 प्लस 6, कह रहा है कि सर आपने अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट कर लिए। यहां पर 3 और देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, बिकॉज कार्बोकटायन के एडजेसेंट तो यही होंगे ना, इसके 3 इसके 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 5। हां अब देखो भाई सिंपल सी बात, अभी तक आपने एक चीज देखी होगी, मैंने जितने भी अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन करवाए उनमें इस कार्बन चेन को मैंने डिफरेंट दिखाया, कार्बन चेन को मैंने डिफरेंट दिखाया, बट हेलोजन हमेशा कंपैरिजन करते हुए क्या रखा, सेम रखा। देख लो चाहे यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर मैंने चेन को डिफरेंट किया, लेकिन मैंने कहीं पर भी हेलोजन को अलग नहीं किया। अब एक बात बताता हूं मैं आगे, अगर हेलोजन डिफरेंट होगा, ठीक है, हेलोजन डिफरेंट होगा तो क्या होगा, देखिए बेटा। अब मेरे पास आ गया है नया क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन हमारे पास होगा क्या, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है CH3 CH3 और CH3 फ्लोरीन, ठीक है, CH3 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 क्लोरीन और CH3 CH3, यहां पर CH3 ब्रोमीन और CH3 CH3 और भाई CH3 और आयोडीन। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज क्या होगा बेटा, सबसे छोटा। तो समझिए कार्बन सब में क्या हो गया, सेम। अब कार्बन के ऑर्बिटल को हमने मान लिया ऐसा होगा, ठीक है, हर जगह हमने कार्बन के ऑर्बिटल को चारों स्थानों पर ऐसा मान लिया, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का छोटा ऑर्बिटल होगा तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, क्लोरीन का बड़ा होगा ऑर्बिटल, तो भाई ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल और बड़ा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल और बड़ा होगा। अब जितने बड़े ऑर्बिटल होते जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और आपको पता है बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, और बॉन्ड जितना वीक हो जाएगा कार्बोकटायन उतना जल्दी बनेगा, और कार्बोकटायन जितना जल्दी बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो कह रहा ना बेटा लीजेंड समझ गए, सारी बातों पे ध्यान नहीं देना होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। तो भाई जरा देखो, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा, वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का वो हमारे पास कैसा होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम कहेंगे डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए, डी बी ये भी बात समझ में आ गई भाई। हाँ भाई ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो बोलो, कि भाई बॉन्ड लेंथ जितनी वीक हो, आपने पढ़ा होगा कभी यार ऐसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो।
बॉन्ड लेंथ, जितना लंबा बॉन्ड होगा बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड की शक्ति उतनी कम हो जाएगी, और जितना छोटा बॉन्ड होगा बॉन्ड उतना मजबूत हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई हर एक केस में कार्बन 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 तो सेम है। अब कार्बन सेम है बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो हमने दिमाग लगाया कि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये तो कार्बन का है और कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन 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 कार्बन। तो हमने हर जगह पे कार्बन के ऑर्बिटल का साइज सेम लिया। बट क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का डिफरेंट साइज है और ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो भाई साइज बढ़ेगा तो इनका वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है उनका साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब भी कोई दिक्कत है? अब भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक ईमानदारी से फील करके बताओ, अगर कोई अल्काइल हैलाइड को आपने पोलर सॉल्वेंट में डुबा दिया, पोलर सॉल्वेंट में डुबाने के बाद हेलोजन अलग हो गया, मतलब लिविंग ग्रुप अलग हो गया, और कार्बन वाली चेन अलग हो गई, कार्बोकैटायन बड़ा है उदास सा, स्टेबल कार्बोकैटायन एकदम प्लेनर। अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उसको उसके साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, कार्बोकैटायन एकदम ऐसे पड़ा हुआ है, स्टेबल कार्बोकैटायन प्लेनर, और न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाना है। तो बताओ उसको मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि लिविंग ग्रुप पहले से ही जा चुका है। पोलर सॉल्वेंट में आप जैसे ही डिसॉल्व करोगे अल्काइल हैलाइड को तो भाई लिविंग ग्रुप चला जाएगा। अब कार्बोकैटायन पड़ा है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को यह दिखाएगा कि मैं स्ट्रांग हूं या मैं नॉर्मल होगा तो भी काम चल जाएगा। यस, स्ट्रांग होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो वो तो पहले ही अलग अलग हो चुके, अब तो वो सिंगल है, बस बात करनी बाकी है, दोस्ती हो जाएगी, है ना। तो कहने का अर्थ यह हुआ मेरे भाइयों कि इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं तो अगर मेरे पास एक वाटर है H2O और मेरे पास एक CH3, CCH3 और CH3, ये यहां पर आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या मान लो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां पर CH3, CCH3 और CH3 OH ग्रुप लगा दूंगा, क्योंकि वाटर जो है OH ग्रुप लगाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, फिर H प्लस बाहर निकलेगा, वो Cl माइनस के साथ जाएगा, तो HCl बेसिकली Cl माइनस H के साथ जाके क्या करेगा, लिविंग ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब मेरी एक छोटी सी बात समझना बेटा आप लोग, कि मेरे पास पोलर सॉल्वेंट भी दो प्रकार के होते हैं। पोलर सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होते हैं हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक का मतलब होता है वो पोलर होंगे, ठीक है, और जैसे मैंने H2O कहा, और वो H प्लस भी देंगे, मतलब पोलर प्रोटिक का मतलब हुआ कि वो पोलर तो है ही है पर साथ साथ में H प्लस भी देंगे।
ठीक है। और पोलर एप्रोटिक का मतलब होगा, पोलर तो हैं, जैसे मैंने कहा डीएमएसओ, डीएमएसओ करके एक आपके पास पोलर एग्जाम्पल है, ये पोलर एप्रोटिक का, इसका नाम होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। स्ट्रक्चर होगा भाई क्या, सल्फर डबल बॉन्ड ओ और डाई मिथाइल, ये भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, बट इसके पास ऐसा हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए जो वाटर के पास है। ठीक है, तो आप एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अभी मैं बाकी पूरा इसका मैकेनिज्म और बताऊंगा ग्राफ बनाकर, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाकर, आप टेंशन ना लो, लेकिन वो तब बताऊंगा जब मैं इसको भी पढ़ाऊंगा SN2 को। ठीक है, लिख लिए। अब भाई देखो आगे की स्लाइड बिल्कुल ब्लैंक है, अब मैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो मुझे आपको बताने हैं। आप मुझे बताइए SN1 रिएक्शन, नहीं सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, बताइए फटाफट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताइए, जो हमें बेसिकली अभी पढ़नी है। 2 प्रकार की, एक SN1 एक SN2। ठीक है, आप मुझे बताइए 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही जवाब। आपको अपनी नोटबुक ओपन नहीं करनी है, बस आपको फोन लेना है, बस आंसर देना है। मुझे बताइए SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन हुई या 2 स्टेप रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन हुई या 2 स्टेप रिएक्शन हुई बेटा, लो जिसको नोट करना है कर लो, 2 स्टेप होते हैं, बिल्कुल सही बात। आप मुझे बताइए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। आप मुझे बताइए SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकती है या नहीं, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन हो सकती है या नहीं, यस और नो का जवाब। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन टेक प्लेस और नॉट, आप कह रहे हो सर हो सकती है, यस हो सकती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है, बताओ भाई। SN1 रिएक्शन में मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, SN1 में जरूरत पड़ती है इसकी और SN2 में जरूरत पड़ती है इनकी, मैं पहले बता रहा हूं। SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक की जरूरत पड़ती है, पोलर एप्रोटिक की, पोलर प्रोटिक, बिल्कुल सही जवाब। SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फटाफट बताइए। SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या दोनों की, रिएक्टेंट की करेगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या दुनिया का हर एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन दे सकता है,
क्या सभी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं? नहीं देते। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और वो ये पूछता है कि बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो क्या आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखकर ये बता सकते हो कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, किसका कम? तो मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली? रेट ऑफ, हाँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली होगी। अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो, और एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो मतलब एल्काइल ग्रुप सेम हो बट हैलोजन डिफरेंट हो, तो फ्लोरीन है मतलब एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, इनमें से एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? एल्काइल आयोडाइड is more reactive in SN1 reaction among the 4 alkyl halide. Why? आप कहोगे सर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, और कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनता है, कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनेगा, तो भाई और बहनों रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंदर से समझ में आएंगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, आज की जो डीपीपी मिलेगी उसमें नियरली 17 क्वेश्चन होंगे, 17 और 18 क्वेश्चन होंगे, पर उसमें दोनों प्रकार के SN1 और SN2 दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ SN1 वाले क्वेश्चन करने हैं, SN2 के नहीं करने हैं। डीपीपी 2 का सॉल्यूशन मैंने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड खत्म नहीं हुई है बेटा, ठीक है? तो मुझे यह मैकेनिज्म समझाना जरूरी था बीच में, क्योंकि बार बार आता है, ठीक है? तो पहले मैं SN1 SN2 खत्म करूंगा, ठीक है? फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को वापस कंटिन्यू करूंगा, क्वेश्चन डेली करवाता जाऊंगा। तो जब हम एक डीपीपी के पूरे पार्ट को पढ़ लेंगे तब आपको मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, अदरवाइज आप थोड़ा वेट कर लेना। डीपीपी 1 में एक क्वेश्चन था, सो वो जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड में मैंने जल्दबाजी में कुछ उल्टा बोल दिया था, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो मुझे पता है कि वो कंफ्यूजन है। मैं उसको जब भी डीपीपी 2 की बात करूंगा तो उसमें मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? उसको करेक्ट करके। डन? हाँ, डीपीपी 3 का वीडियो सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब मैं आपको SN2 भी बढ़ा दूंगा। और उसके बाद ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप 5 दिन अगर दोगे या 10 दिन दोगे, अपने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खुद लॉजिक समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार हमने पहले ऐसे क्यों नहीं पढ़ी, ठीक है? बाकी आपको और जो बच्चे हैं उनसे कोई NBS वगैरह सब याद है तुम्हारे भाई को, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन, सब याद है, एक भी चीज छूटेगी नहीं, आप टेंशन ना लो, ठीक है? आपको चिल मारना है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन आपको नहीं लेनी, मुझे लेनी है। आपको तो ध्यान यह रखना है कि भाई सर ने होमवर्क दिया है, ये होमवर्क करने हैं, ये क्वेश्चन करने हैं, ये डीपीपी लगानी है, बस इतना तुम्हें काम करना है, बाकी तो तुम्हारी बातें हम कर लेंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और इंटरेस्ट लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाओ, क्रिएट करो, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अभी एक बच्चे का मन कर रहा है ब्लॉक होने का 1 महीने के लिए, अभी देखता हूं कौन है वो। अब लिख के दिखा, लिख के तो दिखा अब। हाँ, चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत, लव यू।